मेरा प्रश्न यही है कि क्या-क्या स्टैंडर्ड है जिससे किसी को एपीएल मान लिया जाता है? हॉस्पिटल में ड्रोन का, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी का और एआई का, इनका क्या एप्लीकेशन है? एक देश का दूसरे देश के साथ में अपने को रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपना मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में से कौन-कौन से मिनिस्टर्स हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो कितना वित्तीय योगदान देने पर राज्य सरकार सम्मानित करती है किसी व्यक्ति को? अभी जो है भारत ने एक और एफटीए साइन किया है। किसके साथ किया है? मैं कम इन सर। हाय, थैंक यू सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप अपने बारे में बताइए, बिना नाम बताए। थैंक यू सर। सर मैंने अपनी आरंभिक स्कूली शिक्षा नागौर से की है। उसके बाद वर्ष 2022 में मैंने एमडीएसयू अजमेर से बीए किया है और वर्ष 2024 में एमडीएसयू अजमेर से ही बीएड किया है। मैं वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय गिरनिया बड़ा सीकर में कार्यरत हूँ। यह आरएस की परीक्षा में मेरा दूसरा प्रयास है और मेरी हॉबी चेस खेलना है सर। ठीक है। आपके विभाग में भामाशाह किसको कहते हैं? सर भामाशाह वो होते हैं जो कि इसमें एक योजना के अंतर्गत यदि आधिकारिक रूप से देखा जाए तो उनके योगदान के हिसाब से अलग अलग नाम रखे जाते हैं और साधारण अर्थ में भामाशाह वो है जो स्कूली शिक्षा के आधारभूत अवसंरचना के विकास में अपना जो वित्तीय योगदान सुनिश्चित वेरी करते गुड। हैं। तो कितना वित्तीय योगदान देने पर राज्य सरकार सम्मानित करती है किसी व्यक्ति को? सर इसमें कैटेगरी निर्धारित की गई है जिसमें 30 लाख से नीचे, फिर 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक वेरी गुड। और 1 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है। कौन-कौन से सम्मान दिए जाते हैं? सर इनके अंतर्गत शिक्षा श्री सम्मान, भामाशाह श्री। सॉरी सर मैं हाँ। माफी चाहूंगा, भामाशाह श्री सम्मान, भामाशाह भूषण सम्मान और भामाशाह विभूषण सम्मान। आपके डिपार्टमेंट में 2 कार्यक्रम चल रहे थे, एक प्रखर, एक प्रबल। ठीक है, क्या थे ये दोनों? सर प्रखर कार्यक्रम अभी इसका दूसरा चरण भी शुरू हुआ है। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत इसमें कक्षा 3 से लेकर 8 जो 8वीं तक है उसमें मूलभूत प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ने के अध्ययन को इसमें मुख्य रूप से सुधारा जाता है। ठीक है। आप इसके पक्ष में तर्क दीजिए कि जो शिक्षक हैं उनको चुनाव का कार्य भी दिया जाना चाहिए। सर इसके पक्ष में मैं पहला पॉइंट देना चाहूँगा कि शिक्षक क्योंकि स्थानीय स्तर पर काम करते हैं और वो स्थानीय लोगों से परिचित भी होते हैं। दूसरा, उनमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो लोगों को चुनाव के बारे में जागरूक आदि कर सकते हैं। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षकों के पास चूंकि कार्य करने जो कार्यशील समय होता है वो मूलतः 10 से 6 होता है, उसके बाद वो अपना अतिरिक्त समय इस कार्य में दे सकते हैं। 10 से 6 हो गया क्या टाइम? सर वर्तमान में ये चल रहा है 10 से 4 होता है सर, माफ चाहूंगा। ठीक है। हमारे एक बीपीएल होता है, एक एपीएल भी होता है। जी सर, इसमें अबव पॉवर्टी लाइन क्या होता है ये? अबव पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करते हैं? सर वर्तमान में जो तेंदुलकर समिति है उसके आधार पर निर्धनता रेखा का आंकड़ा निर्धारित किया गया, उसके नीचे और उसके ऊपर के हिसाब से इसमें लिया जाता है। मेरा प्रश्न यही है कि क्या-क्या स्टैंडर्ड है जिससे किसी को एपीएल मान लिया जाता है? मान लीजिए एक व्यक्ति बीपीएल है, उसका जीवन स्तर थोड़ा बढ़ा, तो क्या-क्या वो चीजें हैं जिससे कि उसको एपीएल मान लिया जाए? सर इसमें जो दैनिक उपभोग व्यय के आधार पर जो क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है, जिसमें एक निश्चित राशि यदि वह दैनिक उपभोग के लिए जुटा पा रहे हैं अपने काम के माध्यम से, तो फिर वो एपीएल परिवार में आ जाएंगे। और राशि माफी चाहूंगा सर, मैं अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है एक। जी सर। क्या नाम है उनका? सर उनका नाम श्री ज्ञानेश कुमार जी। बाकी के 2 का क्या नाम है? सर एक का नाम है श्री विवेक जोशी जी। वेरी गुड। ठीक है। थैंक यू सर। एसएमसी में कितने मेंबर होते हैं? सर मैं इसका पूरा संदर्भ नहीं समझ पाया आपसे। एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जी सर। सर इसमें जो इसका जो प्रावधान है वो शिक्षा अधिनियम 2009 में किया गया है, उसकी धारा 21 के अंतर्गत। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो वहाँ के पहला सभी शिक्षक
दूसरे जो अभिभावक होते हैं, तीसरे वर्तमान में अभी इसमें विशिष्ट जो बच्चे होते हैं, विशेष सहायता प्राप्त जो बच्चे होते हैं, उनके अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसमें एमएलए और एमपी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में देश में दो नई साइट्स को रामसर साइट घोषित किया गया, कौन कौन सी हैं? सर एक गुजरात का और दूसरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें गुजरात का सर मैं एग्जैक्ट नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और जो उत्तर प्रदेश की पटना झील के नाम से है। ठीक है सर। थैंक यू सर। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स नाम सुना है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, जी सर। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं। कोई नाम बता सकते हो किसी एनिमल का? सर मैं और- अनुमान लगाना चाहूँगा आपकी अनुमति हो तो। ठीक है। सर इसमें मैं क्लोनिंग से संदर्भ समझ पा रहा हूँ, हम्म, जिसमें जैसे एक डोली भेड़ को सबसे वो पहले क्लोनिंग विकसित किया। का है। ठीक है, एनिमल्स कर सकते हैं क्या अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स? सॉरी क्या सर, ये मैं इसको इथिक्स के अंडर में आता है? सर इथिकल रूप में देखा जाए तो यदि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हम किसी चीज़ को करते हैं, चाहे वह हम्म, फसल हो या एनिमल, हम्म, उसमें मुख्य रूप से गुणों में संवर्धन करने के स्तर पर करते हैं। यदि वो समाज के लिए व्यापक स्तर पर लाभकारी हो रहे हैं और पर्यावरण को मुख्य रूप से उसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये उचित है, परंतु इसके आधार पर व्यापक शोध अनुसंधान होने चाहिए। अभी ये एक सच्ची घटना है, आईवीएफ टेक्निक का आपने नाम सुना हुआ है? जी सर। ठीक है, जिसमें सरकार के काफ़ी रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। एक हॉस्पिटल में एक लेडीज़ थी, उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे थे, और जब उनको एनेस्थेसिया दिया गया तो वो बेहोश हो गई, और काफ़ी उसके बाद में आईसीयू भी उनको भर्ती कराना पड़ा। वहाँ पर उस स्थिति में अगर आप एसडीएम होते और आपके पास में इसके बारे में कंप्लेन पहुँचती, घर वालों ने कंप्लेन की थी, तो आप क्या एक्शन लेते सबसे पहले? सर पहले मैं शिकायत के आधार पर ये जानता कि किन किन आधारों पर जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा शिकायत की गई है। हम्म, दूसरा मैं ये जानने की कोशिश करता कि जो शिकायतें की गई है वो वास्तव में उस तरह की घटनाएं घटित हुई है या नहीं, अर्थात उनकी सत्यता के बारे में जानने का प्रयास करता। हम्म। पहला एक्शन क्या होता आपका? फिर मैं जो वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके द्वारा उनको जानने के लिए नोटिस देता, और यदि कोई भी संतुष्टिजनक कारण नहीं होते और उनकी लापरवाही के कारण होता, तो फिर मैं विधिक आधार पर उन पर एक्शन भी लेता। अच्छा, ठीक है। चलिए आप ये बताइए, हॉस्पिटल में ड्रोन का, ऑगमेंटेटेड टेक्नोलॉजी का और एआई का, इनका क्या एप्लीकेशन है? पहले ड्रोन का एप्लीकेशन बताइए। सर एक एप्लीकेशन सर विशेष रूप से मैं जानना चाहूँगा केवल हॉस्पिटल के क्षेत्र हाँ, तक या हॉस्पिटल अस्पताल हॉस्पिटल मतलब में माफी चाहूँगा चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा भी? के क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी। ओके सर। हम्म, सर इसमें मैं सर्वप्रथम ड्रोन का उपयोग दवाओं को लक्षित स्थान तक पहुंचाने में, तीव्र गति से पहुंचाने में कर सकता हूं। ठीक है। ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी का? सर इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनको रियल बहुत टाइम बढ़िया। में उस तरह की प्रशिक्षण देने में कर सकते हैं। और एआई का? एआई का प्रयोग सर इसमें जो वर्तमान में समस्याएं चिकित्सा क्षेत्र में रोग विद्यमान हैं उनके समाधान खोजने में, नवीन दवाओं को खोजने में, और इसके साथ साथ जो टेलीमेडिसिन होते हैं उनमें भी एआई का प्रयोग किया जा सकता है। एआई का किया जा सकता है, ठीक है। कोई डॉक्टर है, बाहर है, अमेरिका में है, और यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर सकता है क्या? वो अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ पे कर सकता है क्या कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा? सर अभी इस बारे में शोध अनुसंधान चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि यदि मशीन लर्निंग और एआई को दोनों को मिला दिया जाए और सटीक उनको मशीनों को भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तो फिर ये संभव हो रोबोटिक सकता है। ऑपरेशंस? जी सर, रोबोटिक ऑपरेशन के माध्यम से। ठीक है। अच्छा, इसरो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? सर आपकी अनुमति हो मैं अनुमान लगाना हाँ चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका जियो सिंक्रोमस, सन सिंक्रोमस और जियो स्टेशनरी नाम सुना हुआ है? जी सर। क्या होते हैं ये? सर सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है वो एक तरह से लोअर अर्थ ऑर्बिट का भाग है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट के जो मुख्य प्रावधान होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, जैसे 500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई, और उसमें 1.5 से 2 घंटे का परिक्रमण काल।
और इसका जो मुख्य इसमें उपग्रह का झुकाव होता है वो सूर्य के सापेक्ष स्थिर होता है। ठीक है। दूसरे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं वो मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के समानांतर इसका कक्ष होता है और यह पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से इसका प्रयोग संचार उपग्रहों में किया जाता है। जबकि माफी चाहूंगा सर, मैं तीसरा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। जियो स्टेशनरी का किया जाता है संचार उपग्रहों में, किसका? सर जियो स्टेशनरी में वो उपग्रह स्थापित होते हैं और सर मैं तीसरा जानना चाहूंगा आपने क्या? जियो सिंक्रोमस, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोमस और सन सिंक्रोमस। सन सिंक्रोमस का आपने बता दिया। सॉरी सर, मैं इसके चलो। बारे में और जानकारी लूंगा। थैंक यू सर। ये अपने एक देश का दूसरे देश के साथ भारत के जो विदेश संबंध है इसका निर्धारित करना या निर्धारण करने की जिम्मेदारी किसकी है? सर ये ओवरऑल जो मंत्रिपरिषद के स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं और इसमें प्रधानमंत्री की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रधानमंत्री जी की ही भूमिका होती है। पर चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के पास जो वास्तविक शक्ति होती है। चलिए, तो एक देश का दूसरे देश के साथ में अपने को रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपना मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में से कौन कौन से मिनिस्टर्स है जो इसमें हेल्प कर सकते हैं? सर इसमें विदेश मंत्री हेल्प ओके। करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि व्यापार के क्षेत्र में है तो ओके, व्यापार मंत्री। कॉमर्स आ गया। तीसरा सर वर्तमान में उभरती तकनीकों को लेकर और जो पर्यावरण संबंधी क्षेत्र है वहाँ के मंत्री जा सकते हैं, पर्यावरण मंत्री। और चलिए, कोई बात अभी नहीं, इतना ही बहुत बड़े, कर बहुत पाऊंगा नहीं, सर। अच्छा उत्तर दिया आपने। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होती है बेटा? सर सॉफ्ट डिप्लोमेसी में मुख्य रूप से जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में तथा साझी विरासत के आधार पर और मानवता के आधार पर जो सहायताएं आदि उपलब्ध करवाई जाती है, संबंध निर्धारित किए जाते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। नहीं, एक देश का दूसरे देश के साथ में जो रिलेशन है उसमें अपन बोलते हैं ना कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज करेंगे, तो क्या टूल्स कौन कौन से हैं इसमें? सर इसमें वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों के ये तो माध्यम अलग से हो चीज, सकते हैं। सॉफ्ट में तो है अलग चीज। किसको लेते हैं? संस्कृति को लेते कि नहीं लेते, कल्चर को? जी सर, कला संस्कृति को देते हैं। और इसके अलावा सर वहाँ की जो प्रवासी भारतीय हो सकते हैं उनके साथ रिलेशन पे पूर्ण रूप से। पड़ोसी देशों में भूटान के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के हैं? सर भूटान भारत का एक सीमावर्ती पड़ोसी देश होने के कारण यहाँ पर जहाँ पर धार्मिक रूप से भी और दूसरा पर्यावरणीय आधार पर जो भूटान है वो अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके आधार पर हम भी सीख सकते हैं। और तीसरा चीन के साथ संतुलन स्थापित करने में भी भूटान की महत्वपूर्ण भूमिका है, चीन के जिसमें साथ संतुलन स्थापित करने में भूटान की जो महत्वपूर्ण भूमिका है। भू ये रणनीतिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर है। सर भू भूटान रणनीतिक तो मेन इशू बनता है भारत और चाइना के बीच में। सर भू रणनीतिक आधार पर देखा जाए तो भूटान की भारत की तरफ अधिक झुकाव बफर होना। स्टेट क्यों कहते हैं इनको? सर जब और कौन कौन से हैं दो बफर स्टेट? दो शक्तिशाली देशों के बीच में कोई ऐसा स्थान जहाँ पर जो उतनी मजबूत स्थिति में नहीं होता है, पावर में नहीं होता है, उसको हम बफर क्षेत्र कह सकते हैं। यूरोप में जो देश है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो बफर स्टेट है कि क्या है, पावरफुल स्टेट? सर यूरोप के अधिकांश देशों की स्थिति आर्थिक आधार पर देखी जाए या राजनीतिक आधार पर देखी जाए तो वो उतने तो और फिर वहां डेफिनेशन फेल हो जाती है बफर स्टेट की। है भौगोलिक रूप से जो कहते हैं दो शक्तिशाली देशों के बीच में, तो ब्रिटेन और चलो ब्रिटेन तो अलग है, स्पेन और जर्मनी और आपका फ्रांस है, तो किसको बफर कहेंगे और किसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे? सर यहाँ पर मैं शक्ति संतुलन के माध्यम से वहाँ वो अधिक बेहतर विकल्प होगा। ठीक है, आपने एमडीएस से किया है यूनिवर्सिटी से, जी सर। महर्षि दयानंद, इन्होंने भी स्वराज्य के बारे में कुछ बात की थी, अवधारणा दी थी, और तिलक साहब ने भी दी थी। दोनों क्या अंतर है स्वराज्य? माफी चाहूंगा सर, मैं तिलक जी के स्वराज के बारे में पूरी तरह से जानकार नहीं हूँ। तो इनके बारे में बता दो। इनके बारे में सर ये है कि इन्होंने स्वराज में मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन में भारतीय जो पारंपरिक संस्कृति है जिसमें वैदिक संस्कृति मुख्य रूप से है उस पर आधारित, और दूसरा
भारतीय भाषा को इसमें बढ़ावा दिया जाए, हम्म। जिसमें स्वदेशी और स्वराज, स्वभाषा, इन सभी के इंटरलिंकेज को बढ़ावा चलिए दिया लास्ट में मुझे बता दीजिए सोशल मीडिया की क्या क्या नुकसान है। जी सर, सोशल मीडिया अपने आप में तटस्थ है, परंतु उसके उपयोग के आधार पर हम इसके फायदे नुकसान ले सकते हैं। यदि इसके जो नुकसान है उसमें पहला नुकसान इसके एडिक्शन को लेकर होता है, जिसमें गेम्स भी हो सकते हैं और सोशल मीडिया भी हो सकती है। दूसरा नुकसान सर साइबर क्राइम को लेकर हो सकता है, जिसमें साइबर बुलिंग से लेकर गंभीर डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले शामिल हो सकते हैं। और तीसरा सर जो वेरी पर्सनल नेटवर्क्स आदि होते हैं और डीप जैसे फिर इंटरनेट मीडिया किधर जाएगा, ये आप जो बता रहे हो ये सोशल मीडिया में। जी सर, सोशल मीडिया जो मुख्य रूप से इंटरेक्शन करने वाले प्लेटफॉर्म्स को इसमें शामिल किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो वर्तमान के जो मैंने हानियां बताई है वो इसमें भी लागू होती है। अच्छा और ठीक, थैंक यू सर। हॉबी आपकी है चेस खेलना। वर्ल्ड में चेस चैंपियनशिप या चेस की टूर्नामेंट कौन करवाता है? कौन सी संस्थान है? सर इसमें FIDE ऑर्गेनाइजेशन है जो ये टूर्नामेंट। कब एस्टेब्लिश हुआ ये FIDE ऑर्गेनाइजेशन? सर ये वर्ष 1924 में इस्टेब्लिश। चलिए, ओलंपिक में है क्या चेस? जी नहीं सर। ठीक है। अभी बजट के बारे में पढ़ा आपने? जी सर। भारत सरकार का जो बजट पेश हुआ है जी सर। उसमें किसानों के लिए क्या क्या है प्रावधान, या क्या क्या नई चीजें की गई है किसानों के लिए? सर इसमें विस्तार नाम से एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें AI तकनीक को और शामिल करते हुए इसमें अधिक सटीक मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी और मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी और बीजों के बारे में तथा सरकारी योजनाओं की भी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन पर बात की गई। ठीक है। बायोफार्मा शक्ति करके कोई मिशन लॉन्च किया गया है, वो क्या है? सर भारत की जो फार्मा सेक्टर्स में मुख्य रूप से शोध अनुसंधान और संस्थागत विकास को बढ़ावा देने को लेकर। ठीक है। आप अभी जब बात कर रहे थे जब विदेश संबंधों की कौन कौन तय करता है, उसमें 2+2 डिप्लोमेसी या 2+2 डायलॉग की भी बात होती है। जी सर। क्या होता है ये? सर ये दो मुख्य पक्ष जिसमें रक्षा क्षेत्र और विदेश जो मंत्री होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। किसके साथ करता है इंडिया 2+2? किस कौन कौन से देश के साथ 2+2 डायलॉग में इन्वॉल्व है? सर भारत का अभी रूस के साथ में, अमेरिका के साथ में, और इसके अतिरिक्त जैसे ब्रिटेन जैसे कुछ और देश थे, मैं अभी पूरी तरह रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अभी जो है भारत ने एक और FTA साइन किया है, जी सर। किसके साथ किया है? सर USA के साथ में उसके FTA USA हुआ के था। बाद में एक और किया है। सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। फिर GCC के साथ किया है, गल्फ काउंसिल। जी सर। पता है कौन है गल्फ काउंसिल में, कौन कौन से देश हैं? सर आपकी अनुमति हो मैं पूरी तरह गैस जानकारी नहीं गैस हूँ। करो। सर इसमें जो मुख्य रूप से पर्सिया की खाड़ी है और ओमान की जो खाड़ी है उससे रिलेटेड देश, जिसमें कतर और बहरीन, उसके अतिरिक्त सऊदी अरब और UAE जैसे देश इसमें शामिल है। ठीक है। अभी जो है बजट के भाषण के समय स्टार्टिंग में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम 3 कर्तव्यों पर फोकस करेंगे, 3 प्रमुख कर्तव्य है। जी सर। उसमें कौन कौन से हैं, कुछ पता है आपको? जी सर, पहला जो कर्तव्य है वो तेज और स्थिर गति को लेकर, आर्थिक गति को लेकर है। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को फुलफिलमेंट करने को लेकर है। और तीसरा कर्तव्य समावेशी विकास को लेकर है। सबका साथ सबका विकास। जी सर। पहले ये जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी था, अब ये हट गया है, क्यों? तब सर अब इसका एक संशोधित वर्जन भी आया है, जिसमें सबके प्रयास को भी इसमें शामिल किया गया है। सबके प्रयास शामिल। जी सर। चलिए ठीक है। भारत की जब हम बात करते हैं विदेश नीति, तो हमेशा डीहाइफिनेशन की रहती है। अभी अमेरिका के साथ जब इसका संबंध हुआ तो क्या अभी भी डीहाइफिनेशन कर रहा है भारत या नहीं? अमेरिका और रूस का जब हम बात करते हैं तो क्या ये करने में सफल रहा या नहीं? सर अभी हाल ही में चूंकि US और इंडिया की FTA के वैधानिक डॉक्यूमेंट सामने नहीं आए हैं, परंतु मुझे लगता है भारत इसमें भी अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसको जारी रखेगा। डीहाइफिनेशन क्या होता है? सर ये एक ऐसी नीति है जिसमें
भारत अलग-अलग देशों के साथ में द्विपक्षीय आधार पर ही बातचीत करता है और कोई तीसरे देश के संबंध उन बातचीत को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, आपके क्षेत्र के प्रमुख मेले बताइए। सर मेरे क्षेत्र से संबंधित और वो मेलों में कौन से महीने में होते हैं वो भी साथ में बताइए। सर यदि जो धार्मिक मेले और पशु मेले मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। धार्मिक मेलों में जहाँ पर तेजा जी का जो मेला है वो लगता है, जो भाद्रपद माह में लगता है। दूसरा जो अतारकीन की दरगाह का उर्स मेला लगता है, जो कि मुख्य रूप से दिसंबर जनवरी माह में लगता है। और तीसरे पशु मेलों के आधार पर ये हमेशा दिसंबर जनवरी में लगता है या फिर जो है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से तो चेंज होते रहते हैं? जी सर, उनमें हिजरी संवत के अनुसार तो होता उसके है। हिसाब से तो सिर्फ दिसंबर जनवरी, क्योंकि उसमें तो होता नहीं है एडजस्ट मंथ। माफी चाहूंगा सर, मैं उसकी अनुसार डेट पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा हूँ, इतना नहीं ठीक कर है पा रहा हूँ। सर। हमारी Thank you, जो sir. ई कॉमर्स कंपनियां हैं इनसे हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है, नुकसान? सर इससे फायदा भी है और कुछ स्थानों पर सुधार करने की भी जरूरत है। जैसे बताइए, दोनों ही बातें। सर फायदे के आधार पर देखा जाए तो ई कॉमर्स कंपनियों में पहला इन कंपनियों को खोलने के स्तर पर स्थानीय जो व्यापारी है उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार बढ़ा है। दूसरा रोजगार की उपलब्धता में जो गिग वर्कर्स है उसके माध्यम से इसमें रोजगार सुनिश्चित हो रहा है। और सर अभी फायदे में ठीक नहीं है, रिकॉल कर पा रहा हूँ। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।